Now, a special mentions, Shri Biplav Kumar Dev. महोदय, सुनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह सुनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का कार्य तेज करने के लिए बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे। आपको बताना चाहूँगा कि जलमार्ग में ट्रायल रन के बाद जो कमियां नजर आई थी उसे जल्द दूर करने, इस जलमार्ग को जल्द शुरू करने की बात की थी। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने ट्रायल से पहले अपने वहां फ्लोटिंग जेट्टी लगा लिया था। अभी वर्तमान में स्थायी जेट्टी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, मगर इस जलमार्ग के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश के हिस्से में नदी का ड्रेजिंग होना जरूरी है। उस वक्त भारत सरकार ने बांग्लादेश से आग्रह किया था कि यदि अनुमति मिले तो वह स्वयं इस हिस्से में भी ड्रेजिंग कर देंगे। तब बांग्लादेश की ओर से कहा गया था कि वे स्वयं ड्रेजिंग करा लेंगे, मगर अब तक बांग्लादेश के हिस्से वाले ड्रेजिंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया। अतः बिना ड्रेजिंग के जलमार्ग का संचालन नहीं हो सकेगा। इसलिए भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय से आग्रह है कि वह बांग्लादेश सरकार से बातचीत करे, सुनामुरा दाऊदकांदी अंतर्देशीय जलमार्ग का ड्रेजिंग का कार्य शुरू करने का प्रयास करे और इस जलमार्ग के शुरू होने से भारत और बांग्लादेश में आर्थिक गतिविधियों की केंद्र के लिए त्रिपुरा और इसके आसपास के राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बिप्लब कुमार देव जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज दिनेश चंद्रा जमाल भाई अनवालिया। धन्यवाद सभापति महोदय जी। देश के नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन विषय महत्वपूर्ण होते हैं। आज प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध करवाना माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का सपना भी है। मकान बनाने हेतु ईंट अति आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ईंट उद्योग लगाने वाले व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु पिछले कुछ समय से ईंट उद्योग पर जीएसटी बढ़ाई जाने से ईंट व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईंट पर जीएसटी बढ़ने से ईंट की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे देश के लोग मकान बनाने हेतु ईंट का विकल्प खोज रहे हैं। ईंट के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, छोटे कारीगरों एवं अनेक परिवारों पर भी नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। ईंट पर लगने वाले जीएसटी कर में 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। साथ साथ ईंट भट्ठों की दूरी की भी परेशानियां उत्पन्न हुई है। 1 किलोमीटर की दूरी व्यावहारिक नहीं है। इन सब कारणों से ईंट उद्योगों पर खतरा मंडरा रहा है। जहां कंपोजिशन स्कीम के तहत 1% और रेगुलर स्कीम के तहत आईटीसी के साथ 5% के पुराने स्लैब की बहाली की जाए तथा जीएसटी की श्रेणी को घटाया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ईंट व्यापारियों के लिए एक सरल नियमों का तंत्र विकसित किया जाए, जिससे ईंट के उद्योग में कार्य करने वाले लाखों करोड़ों मजदूरों, कारीगरों के साथ देश के सामान्य जन उससे लाभान्वित हो सके और अपने मकान बनाने का सपना आसानी से पूरा किया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र गहलोत। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अजमेर पुष्कर मेड़ का 59 किलोमीटर रेल लाइन
की जन उपयोगिता की ओर आकर्षण करना चाहता हूं। इस लाइन का सर्वे 2010 में प्रस्तावित होने के बाद सन 2013 और 14 में बजट में शामिल किया गया था। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इस परियोजना का सर्वे कराकर पुनः आदेश जारी किए हैं। तीर्थराज पुष्कर हिंदू धर्म के सारे तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। मान्यता है कि इस तीर्थ के बिना तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इस प्रकार आसपास के क्षेत्र में लोक देवता वीर तेजा जी, संत जामेश्वर जी, संत लक्ष्मीदास जी, बाबा रामदेव जी, बाबूजी महाराज, मीराबाई के स्थान होने से वर्ष भर तीर्थयात्री विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला का भी आयोजन बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन होता है। इस रेल खंड के बन जाने से लाखों लोगों को लाभ होगा। रेल के राजस्व की दृष्टि से पेट्रोल, सीमेंट, खनिज उत्पादन, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग इस क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। मालगाड़ियों के द्वारा माल भेजा जा रहा है। उत्तम मार्ग के बनने के समय की बचत के साथ माल की ढुलाई का खर्चा भी में कमी हो जाएगी। रेलवे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से अंत में सैन्य गतिविधियों के मार्ग में भी सुगम विकल्प होगा। वर्तमान में ट्रेन मार्ग मारवाड़ जंक्शन तथा अजमेर रास्ते से होकर निकलने वाली दिल्ली अहमदाबाद का व्यस्त रूट में इस रूट से 100 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। उत्तर रेल के रूट पूर्ण होने से दूरी घट जाएगी। पुष्कर, मेड़ता, अजमेर, चित्तौड़, रतनगढ़, इंदौर दक्षिण भारत से सीधा जुड़ जाएगा। जोधपुर तथा बीकानेर मंडल से संचालित होने वाली ट्रेनों के लिए एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। अंततः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को आग्रह करना चाहूँगा कि इस सदन के माध्यम से सर्वे और काम को शुरू कराया जाए। धन्यवाद। श्री गुलाम अली। Thank you, Deputy Chairman. I would like to thank the Government of India and Shri R.K. Singh, Minister for Power, for this personal intervention in the improvement of power sector in Jammu and Kashmir. It's because of Prime Minister's special focus, the hydroelectric projects like Kiru Cover, Pakkal Dhul and Rattle on the Chenab Basin, with a combined capacity of around 3,000 megawatt, are in the process of execution. Honorable Sir, this capacity is equivalent to the capacity addition in J&K for the last 75 years. Honorable Sir, the Government of India has also been generous towards implementation of transmissions and distribution projects in the UT under various centrally sponsored schemes, the fruits of which have already beginning to be felt. To anchor this gain achieved in this sector, the Government of India has already granted technical sections for a transmission plan for J&K costing around rupees 4,971 crores. White letter number mentioned Division 1 on dated 18/6/2001. Implementation of this plan within next 2 to 3 years is very essential to ensure that quality power 24/7 is available to the people of Jammu and Kashmir. I would request the Honourable Minister to for a time plan for the government for implementation of the projects in the transmission sector in Jammu and Kashmir
and strategy of their funding. As I have already mentioned, that these projects should come up in next 2-3 years for enabling the fruits of the hitherto investment in power sector of Jammu and Kashmir to reach the consumers. So, Honorable Chairman, I therefore urge the government for fix a timeline for implementation of transmissions and distributions projects in UT of J&K and ensure its timely completion. Thank you, sir. Thank you. Sri Santosh Kumar P. Thank you, Vice Chairman. Need for setting up branch MSME Development Institute in Kannur. The MSME sector is one of the fastest growing and employment providing sectors in Kerala with relatively lower investments. This is particularly evident in the case of North Kerala, in which MSMEs play a critical role in economic development. The region occupies a unique position in the MSME sector with a concentration of many khadi, handloom, handicrafts and other traditional and indigenous industries. Many of the MSME units in northern Kerala are engaged in manufacturing locally specific unique products with geographical indicator and IPR. However, there is a lacuna in skill upgradation training, identifying and motivating entrepreneurs, technology innovation and providing financial assistance. This is mainly because of the absence of robust training infrastructure in the region. In Kerala, there is only one MSME Development Institute which is situated in Thrissur. Unlike other states, Kerala doesn't have a branch MSME Development Institute. As of now, most of the entrepreneurs in the 4 districts of northern Kerala, namely Kasaragod, Kannur, Wayanad and Kozhikode, are forced to depend on the branch MSME Development Institute in Mangalore, Karnataka, for any technical assistance. Many entrepreneurs complain about the wrong information that they received from private agencies. Against this context, establishing a branch MSME Development Institute at Kannur would immensely benefit the growth of the MSME sector in the region. The newly constituted branch MSME Development Institute at Kannur can act as a nodal agency in fostering the spirit of entrepreneurship and promoting traditional industries. More importantly, it can significantly reduce the burden of the MSME DI in Thrissur and Mangalore. I therefore urge government to set up a branch of MSME Development Institute at Kannur in Kerala. Dr. M.E. Yagnik, not present. Dr. Lakshmikant Bajpai. सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मेरठ महानगर में पात्र पंजीकृत लाभार्थी लगभग 1200 हैं। पूर्व की विभिन्न योजनाओं में अधूरे मकान पड़े हुए 2193 हैं। वर्तमान में पात्र पंजीकृत 1200 लोगों को आवास मिलने के बाद शेष 993 आवास अन्य पात्र लोगों को नए पंजीकरण खोलकर दिए जा सकेंगे। बीएसयूपी योजना में वर्ष 2008 और 9 में गरीबों के 744 आवास बनाने हेतु डाबका और दायमपुर में निःशुल्क जमीन दी गई थी। इस योजना की लागत 19,14,96,000 थी। योजना की अवधि 3 वर्ष की थी, लेकिन आज भी 497 मकान अधूरे पड़े हैं। इसी प्रकार काशीराम योजना में 2008 से 13 में मेरठ विकास प्राधिकरण को 32 करोड़ रुपया मिला था। प्राधिकरण को बराल, प्रतापपुर और काशी में 952 मकान बनाकर आवासहीनों को देने थे, जो आज भी अधूरे खड़े हैं। बीएसयूपी योजना के अधूरे मकानों को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपए तथा काशीराम योजना के अधूरे पड़े मकानों को पूरा करने हेतु 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि आवासहीनों के प्रार्थना पत्रों की जांच हुए लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन 1200 पात्र आवासहीन हो रहकर अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। काशीराम योजना बंद हो चुकी है, उसके लिए अब धनराशि मिल नहीं सकती। 32 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और व्यर्थ में बर्बादी हो रही है। समाजवादी आवास योजना भी बंद हो चुकी, उस मद में भी अब धनराशि आवंटित नहीं की जा सकती। मेरा यह सुझाव है कि इन अधूरे पड़े हुए 2193 आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करके पूर्ण करने हेतु 46 करोड़ रुपया तथा आधारभूत ढांचे को विकसित करने हेतु लगभग 15 करोड़ रुपया मुक्त करके
पात्र 1200 आवासहीनों को आवास आवंटित किया जाए और शेष बचने वाले 993 आवासों को नए पंजीकरण खोलकर आवास देने पर विचार किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आवासहीनों को आवास देने की योजना मेरठ में पूर्ण रूप से साकार हो जाएगी। सरकार से अनुरोध है कि प्राथमिकता पर इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी के वासान। Chairman sir, for allowing me to raise an urgent important matter in this August House. This is regarding need to enhance infrastructure for the benefit of differently abled persons. Sir, the population of differently abled persons, as the proportion of our total population, is rising due to various medical issues, road accidents, and various other reasons. As per Census 2011, there are 2.68 crore disabled persons, which is 2.21 of the total population of the disabled persons. Among the disabled persons, 56% are male, 44% are females. A majority of 1.86 crore of the disabled population reside in rural areas and 0.81 crore live in urban areas. People with disabilities suffer undue hardship and they continue to be marginalized, discriminated against and abused. It is essential that access to health care and rehabilitation be offered to persons with disabilities. Physical medicine and rehabilitation, also known as psychiatry, play a prominent role in the rehabilitation of people with disabilities. Different abled people are certified by PMR and other specialty doctors according to guidelines given by Right of Person with Disabilities Act 2016 for availing government benefits under different schemes. It is in this fitness of things that National Medical Council has included PMR in MBBS curriculum and also in the training of students. Sir, I would urge the government to ensure that PMR departments are established in all medical colleges with good sanctioned strength of faculty and necessary infrastructure created in hospitals. In addition, adequate funding should be provided for innovative projects in rehabilitation, research and production of prosthetics and orthotics in government institutions should be enhanced so that they are available to the differently abled people at affordable rates. Thank you, sir. Thank you, honorable members. I have to inform members that the Business Advisory Committee in its meeting held on today, that is on the 22nd of December 2022, has allotted time for government legislative business as follows. Consideration and passing of the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 after its introduction, consideration and passing by Lok Sabha, 8 hours. Now, the message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 22nd December 2022 adopted the motion referring the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022 to a joint committee of the Houses consisting of 21 members from the Lok Sabha and 10 members from Rajya Sabha, and recommending to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do concur in the said motion and join the said joint committee and communicate the names of the 10 members to be appointed by the Rajya Sabha to the joint committee with instructions to report to Lok Sabha by the last day of the first week of the second part of budget session 2023. Sri Jaggesh. Thanks for the opportunity, sir.
urgent measures to protect Karnataka from coffee growers. The coffee heartland of Karnataka, comprising Kodagu, Chikmagaluru, and Hassan district. Coffee planters have suffered badly due to destruction caused by heavy rain between July and September of the last monsoon season. The impact of the rain continues with diseases affecting plants and estate infrastructure suffering long-term damages. Unpredictably, weather conditions are helping pests to breed and new diseases to emerge. Drastic changes in climate patterns over the last few years have adversely impacted India's coffee production and the quality of the crop. Fruit rot, stalk rot, root rot, and other damage to crop has been done due to heavy rainfall and landslides. Most growers fear that such climatic patterns could wipe out plantations. The production of the crop for the year 2022 is estimated to be some 35% lower and have impact on export. Moreover, the unsettled market prices and the cost of the financing is one of the biggest challenges of the coffee sector, with bank insisting growers to provide collateral for financing. High rates of interest and growers are unable to repay loans, resulting outstanding of lakhs of short-term and long-term loan accounts. The account of many coffee growers have turned to non-performing assets, NPA, and the growers now facing banks' recovery proceedings. Under these conditions, I urge the government to take immediate steps to exclude coffee plantation from recovering proceedings under the provision of the Act and to restructure of outstanding loans and the special package in the line with the special coffee term loan. Thank you, sir. Shri Arun Singh. सर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर होते हुए सिंगरौली तक नए राजमार्ग जो 135 है, इस नए राजमार्ग की बनने से करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी तथा कई जिलों में इसके निवासियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 24 मार्च 2015 को लगभग 7 साल पहले प्रस्ताव मंगाने को कहा था, लेकिन अभी तक 6 सालों के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय में शीघ्र से शीघ्र उचित कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। Shri Sanjay Singh, not present. Lieutenant General Dr. D.P. Watts. माननीय सभापति जी, मेरा स्पेशल मेंशन हिसार हवाई अड्डे के सर्वोत्तम यानी कि ऑप्टिमम इस्तेमाल के लिए है। हरियाणा सरकार हिसार हवाई अड्डे का एक महत्वाकांक्षी एविएशन हब के रूप में विस्तार कर रही है। यह दिल्ली के कम्प्लीमेंट्री विकल्प के रूप में एशिया की सबसे बड़ी हवाई पट्टी होगी। यहाँ पर एविएशन ट्रेनिंग, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग सुविधाएं दिल्ली की कंजेशन कम करने में मदद करेंगी। 3 विश्वविद्यालयों के साथ एग्रो हब यानी कि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, फार्मा, स्टील उद्योग हब और अग्रोवा जैसे पर्यटन और तीर्थ स्थान दिल्ली के 170 किलोमीटर घेरे में हैं। इस दिल्ली के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। एक बड़ा सैन्य स्टेशन होने के कारण इसका उपयोग दोहरे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। हिसार से दक्षिणी पंजाब के और उत्तरी राजस्थान के कई जिले भी 200 किलोमीटर के घेरे में आते हैं। हिसार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, फ्लाइट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से उड़ान योजना के अलावा एग्जिस्टिंग सुविधाएं यानी इन सुविधाओं का लाभ उठाने का अनुरोध करना चाहता हूं, जो कि पहले से ही मौजूद हैं। थैंक यू। धन्यवाद। श्रीमती सीमा द्विवेदी।
आज महोदय मैं अपना अवलंबनी लोक महत्व की जो हमारा विषय है वह देश भर में डीएपी यूरिया के साथ साथ गैर जरूरी सामान बेचने के लिए डीलरों के ऊपर भारी दबाव बनाए जाने के संबंध में। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री की यह चिंता बनी हुई है कि हमारे देश के किसानों की आय में कैसे वृद्धि हो। हमारी सरकार देश भर के किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीईपी यूरिया को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराती है, परंतु कुछ कंपनियां जैसे उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में इंडोरामा कंपनी डीलरों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने का कार्य कराती है, परंतु अपनी कंपनी के निजी फायदे को लेकर डीलरों को डीएपी यूरिया के साथ साथ कंपनी द्वारा अन्य सामानों को देकर यह कहती है कि डीएपी यूरिया के साथ साथ इन हमारे कंपनी द्वारा बने गए निजी सामानों को भी बेचिए। डीलर महोदय भयभीत होकर बेचने को मजबूर हो जाता है। किसान भारत की रीढ़ है। हमारी सरकार किसानों की आय कैसे बढ़े इसको लेकर के लगातार प्रयत्नशील है और समय समय पर उचित प्रयास भी करती है, जिसका परिणाम आज किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कंपनी और डीलरों की आपसी खींचतान का नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है और सरकार को सार्थक पहल पर भी रुकावटें आती हैं। आज किसान समय समय पर खाद प्राप्त हो रहा है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों को समय समय पर सही मूल्यों पर खाद सरलता से प्राप्त हो सके, इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, कंपनियों द्वारा मनमानी को रोकने के लिए डीलरों पर टैगिंग को सामान न देने के लिए प्रयास करें, उनको निर्देश जारी करें ताकि किसानों को सरकार द्वारा उपलब्ध सरकार द्वारा उपलब्ध कराए खाद को उचित मूल्य पर किसानों को प्राप्त हो सके। महोदय, टैगिंग को रोकने के लिए आवश्यक कदम सरकार उठाए, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती शांता छेत्री। Thank you, sir, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention of this August House that around 1980, a task force set up by the Government of India has found that more than 250 million metric tons of valuable topsoil and boulders are annually being washed down to the rivers and the valleys from Darjeeling, Sikkim, Himalayas alone. This will result to bleak future for the farmers of the hilly region unless some urgent measures are taken up. Therefore, I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Agriculture Minister to take the help of the expert on this field for sustainable land use pattern in the Himalayas. Thank you, sir. Thank you. Dr. Santanu Sen. Thank you, respected Chair. My special mention is on need to study increasing cardiovascular diseases among young people. Until now, heart attack was thought to be a condition that only affected the elderly, and heart attack among the youth were considered as abnormal. However, the instances of heart attacks among people under 40s are on the rise, including young people in their 20s and 30s. This is a scary trend for a nation with the largest youth population in the world. India-specific data regarding heart attacks in people under 40 is spurs Indians suffer from cardiovascular diseases at a younger age as compared to other countries. As per the Indian Heart Association, 50% of all heart attacks in Indian men occur under 50 years of age and 25% under 40 years of age. There has been a 3% increase in cardiovascular disease among Indian women from 1990 to 2019, while globally the rate of cardiovascular disease among women has declined. The rise in heart attacks is attributed to various reasons: onset of diabetes at an early age, rising rate of obesity, sedentary lifestyle, excessive drinking and smoking, consumption of drugs, hypertension and stress. Some studies have found
an increase in heart attacks post-COVID. The government should encourage the youth to adopt lifestyle that may decrease the risk of cardiovascular diseases. There is a need to collect and study the data on occurrence of heart attack in people under 40 years of age. Appropriate trainings for conducting cardiopulmonary resuscitation, that is CPR, and emergency response to heart attacks should also be conducted, sir. Thank you very much. Thank you. Sri Sandeep Kumar Pathak, not present. Srimati Ranjit Ranjan, not present. Sri Harinath Singh Yadav. माननीय सभापति महोदय, मैं मिट्टी की घटती उर्वरा शक्ति और प्रदूषण युक्त भूमि के कारण मानव जीवन तथा सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अति महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें करोड़ों किसानों ने बड़े उत्साह के साथ अपने कार्ड बनवाए थे। बड़ी संख्या में कार्ड बने, परंतु आवश्यकता के अनुसार मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का अभाव दिखाई देता है। महोदय, भूमि का स्वास्थ्य और मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। प्रदूषित जल का मुख्य कारण भूमि प्रदूषण होता है। हमारे व आपके शरीर में अन्न, फल, सब्जी तथा भोज्य पदार्थ सभी मिट्टी और जल के माध्यम से ही पहुँचते हैं। प्रदूषित जल और प्रदूषित मिट्टी के कारण अनेक प्रकार के जानलेवा रोग फैल रहे हैं और देश कैंसर, हृदयाघात, लीवर, फेफड़ों जैसी अनेक घातक बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है। महोदय, भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, मानव तथा सभी पशु पक्षियों आदि जीव जंतु की पोषण शक्ति घट रही है और रोगों से लड़ने की क्षमता घट रही है। अतः मैं भूमि व जल के स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों के उपयोग को कम करके परंपरागत जैविक कृषि अपनाने पर सरकार को दीर्घकालीन नीति बनाने और मृदा परीक्षण के लिए कम से कम प्रत्येक विकासखंड पर एक मृदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की मांग करता हूं। इससे धरा स्वस्थ होगी, लोगों को स्वच्छ जल तथा पोषक भोज्य पदार्थ मिलेंगे, तभी स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत तथा सशक्त भारत की हमारी कल्पना साकार होगी। धन्यवाद। आबिर रंजन विश्वास. Sir, I thank you for giving me this opportunity, and my topic is vacancies under SC, ST, OBC categories in higher educational institutes. Sir, according to the Education Ministry, India's elite higher educational institutes like IITs and IIMs are far behind in fulfilling their commitments to ensure inclusivity in higher education. The Central Educational Institutions Reservations in Admissions Act 2006 mandates 15%, 7.5% and 20% quotas for SCs, STs and OBC students respectively. However, the intake of students under the reserved categories in IITs and IIMs are much lower than the mandated norms. The acceptance rate of applications for SCs, STs and OBCs in IIMs has been below 4% for the past 4 years. So IIM Ahmedabad received 200 PhD applications from SCs between 2018-19 and 21-22, but only 2 have been accepted. They got 78 applications from STs, out of which only 2 were accepted. Again, sir, during the same period, IIM Bangalore accepted 3 out of 188 applications by SCs and none out of the 52 applications from the STs were accepted. IIM Kolkata accepted 9 out of 219 applications by SCs, 219 applications by SCs, and IIM Lucknow accepted 9 out of 78, IIM Kozhikode accepted 2 out of 298, and Indore accepted 4 out of 97. So there is a serious underrepresentation of STs with only 2.5%, which is only 137 students out of 3,430 eligible applicants, admitted across all IITs. Last year,
137 out of 3,430 ST students, candidates that is, and 574 out of 17,075 SC students secured admission. Less than 10% of all PhD candidates at IITs in 2021 were SCs. Even for OBC reservations, most of the IITs are below the mandated 27%. So, the government in this regard should take due notice and necessary steps to fulfill them. Thank you, sir. Thank you, Sri Samir Oraon. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने एक लोक महत्व के विषय को उठाने के लिए समय दिया है। झारखंड के गुमला में आयुष महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं माननीय आयुष मंत्री का ध्यान गुमला जिला में आयुष महाविद्यालय स्थापित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो आसपास के लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार और पलामू जिले के प्राकृतिक वनस्पतियों से अनाच्छादित भूभाग से सटे हैं और करीब करीब बीच में ही स्थित है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाली आबादी मुख्यतः जनजातीय समुदाय से आती है। स्थानीय जनजातीय आबादी हजारों वर्षों से अपनी स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने हेतु पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करती आई है और उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन से संपन्न रही है। इनकी उपचार पद्धति आयुर्वेदिक औषधीय चिकित्सा पद्धति से मेल भी खाती है। गुमला जिले में आयुष महाविद्यालय स्थापित होने से इन क्षेत्रों के युवकों युवतियों हेतु आयुष के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु भी एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो जाएगा। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से इस आयुष महाविद्यालय को स्थानीय जनता हाथों हाथ लेगी, जिससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। अतः सरकार से अनुरोध है कि सरकार यथाशीघ्र झारखंड के गुमला जिला में एक आयुष महाविद्यालय स्थापित करने की कृपा करे। धन्यवाद। डॉक्टर कल्पना सैनी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किए जाने के अनुरोध करती हूँ। आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 4 जोनल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किए जाने हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि भविष्य में समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संक्रमण जैसे कोविड-19 पर महामारी से निपटने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अतिरिक्त नई एंटीवायरल दवाइयों पर शोध, डायग्नोस्टिक किट एवं वैक्सीन व्यापक स्तर पर बनाई जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का कोई भी संस्थान अभी तक उत्तराखंड राज्य में स्थापित नहीं है। अतः उत्तर राज्यों में संक्रमण रोगों की निरंतर निगरानी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उत्तराखंड के अंतर्गत रुड़की जिला हरिद्वार में स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से संक्रामक रोगों के निपटने हेतु प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज के समय में ये अति आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 23rd December 2022. Thank you. Namaskar. Thanks for sitting till the last.